अस्सलामुअलैकुम जनाब। नहीं, 2-3 जवाब आए हैं, मज़ा नहीं आया। मैं दोबारा शुरू से करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। ये मज़ा आया, पता चला कि ऑडियंस आई है और जाग रहे हैं, और थोड़ा अंदर मेरे स्टूडेंट्स को भी तसल्ली हो गई कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑडियंस मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बगैर परफॉर्म करना बिल्कुल भी मज़े का काम नहीं है। मैं क्विकली थोड़ा सा तारुफ और थिएटर वाले का तारुफ, एक्टिंग क्लास के बारे में बात करूँगा। आज का इवेंट है क्या, इसमें क्या क्या होना है, उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पहले दे देंगे कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करें, और उसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंसेस शुरू करेंगे। तो मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। आप में से कौन कौन मुझे नहीं जानता? बहुत लोग नहीं जानते। इसका मतलब है तारुफ कराने की ज़रूरत है। तो जनाब, थिएटर वाले एक ग्रुप है जो इस्लामाबाद में 2005-06 से काम कर रहा है, जिसकी बुनियाद फ़िज़ा हसन ने रखी थी। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इस ग्रुप को 2010 में ज्वाइन किया था और उसके बाद से इसका हिस्सा हूँ, और अब 2023 आ गया है, तो 13 साल हो गए हैं। इस अरसे में बहुत सारे ड्रामे किए, स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए, डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, वर्कशॉप्स करवानी शुरू कर दी, कम्युनिटी थिएटर किया, और फिर बीच में ये ख्याल सूझा। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे पास नए एक्टर्स यानी जो बिल्कुल जिनका कोई बैकग्राउंड या कुछ पहले का एक्सपीरियंस नहीं होता था, तो हमें उनके साथ काफ़ी, जब भी हम रिहर्सल्स करते थे तो बहुत ज़्यादा वो बेसिक्स सिखाने में वक्त लगता था। तो उस वक्त हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना एक्टिंग क्लास शुरू कर दी जाए, ताकि उनको बेसिक्स पता हों, और जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें तो हमारे पास एक्टर्स का एक पूल हो, और वो उनको बेसिक्स वगैरह मालूम होंगी, तो हम उनके साथ थोड़ा उससे आगे का काम करेंगे, कैरेक्टराइजेशन पे काम करेंगे, सीन पे काम करेंगे, रादर दैन कि हम उन्हें ये सिखा रहे हों कि खड़े कैसे होना है, बोलना कैसे है, इस तरह की चीज़ें। हमने एक्टिंग क्लास शुरू की। जनरली ये एक्टिंग क्लास 3 महीने का कोर्स होता है, ट्वाइस अ वीक, यानी टोटल 24 क्लासेस होती हैं 3 महीने में, जिसमें हम कुछ प्रिपरेशन का काम करते हैं शुरू में, जिसमें गेम्स, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं ताकि वो फिज़िकली उसके लिए तैयार हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, और उसके बाद हम उनको समवेयर इन द मिडल सीन्स दे देते हैं, और फिर उनके साथ वो सीन्स पे काम शुरू होता है। कैरेक्टर्स को समझना, सीन को समझना, उसको एनालाइज करना, बैक स्टोरी डेवलप करना, और जो भी हमारी वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, और उसके बाद वो परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल से गुज़रते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मरहले हैं उन सब में से वो गुजरें। उनको अगर कास्ट्यूम्स चाहिए तो वो मैं उन्हें कहता हूँ तुम नहीं भाग के जाना है, मार्केट में घूमना है, ढूंढ के लाना है। कोई प्रॉप्स चाहिए तो वो भी उन्होंने करना है। मार्केटिंग वगैरह के हवाले से भी थोड़ा बहुत कुछ ज़ाहिर है हम अपने पेज से उससे करते हैं, लेकिन उन पे भी ये जिम्मेदारी होती है। उन्हें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एक थिएटर परफॉर्मेंस करने के, उस सारे का थोड़ा थोड़ा यूँ कह लें कि चखा देते हैं हम। ये सारा सिलसिला चलता है, और इसकी कंक्लूजन ये होता है कि वो सीन्स, और ये जो सीन्स हम सेलेक्ट करते हैं, ये सारे ऐसे सीन होते हैं जो स्टैंड अलोन भी काम कर सकते हैं। उसका अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है या उसके बाद क्या होना है वो नहीं पता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मसला नहीं होगा। वो अपनी जगह एक कंप्लीट स्टोरी भी सुना रहे हैं। आज भी आपके सामने जो होने जा रहा है वो यही है, लेकिन बीच में थोड़ी सी बात थिएटर वाले के हवाले से भी, वैसे तो थोड़ा सा मैंने तारुफ करा ही दिया है। थिएटर वाले जो है वो बहुत रेगुलरली इस्लामाबाद में थिएटर प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, उसमें इस तरह का भी है कि हमने कम्युनिटी थिएटर, आजकल भी एक्चुअली कम्युनिटी थिएटर कर रहे हैं, तो ज़्यादा कम्युनिटी थिएटर मेरे सामने आ रहा है। हम लोग एक कम्युनिटी थिएटर आजकल तैयार कर रहे हैं, जिसकी 9-10 से परफॉर्मेंसेस शुरू होंगी अक्रॉस पाकिस्तान। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 परफॉर्मेंसेस हमने करनी है अगले 2 महीने में, तो उसको मैनेज करना है। उसके अलावा हम जो वर्ल्ड लिटरेचर से चीज़ें उठाते हैं, उनकी समटाइम्स उर्दू ट्रांसलेशन, समटाइम्स इंग्लिश वर्जन, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था वो था एंटिगनी। इसकी प्रोनंसिएशन पे बड़ी बहस होती है कि एंटीगॉन है कि एंटिगनी है। बहरहाल हम एंटिगनी उसको कह रहे थे। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमने मई में यहाँ पे परफॉर्म की थी, 3 परफॉर्मेंसेस उसकी की थी। वर्ल्ड लिटरेचर से भी करते हैं, ओरिजिनल प्लेस भी करते हैं, जिसमें जैसे हमने सियासत एट 8 PM किया इस्लामाबाद में कई दफ़ा। कुछ और इस तरह के प्लेस अभी हाल ही में हमने एक पे काम शुरू किया जो प्रॉबेबली हम दिसंबर में करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, तो वो भी हमारा एक ओरिजिनल प्ले है। इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम करते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी थिएटर
इस्लामाबाद के ऑडियंस को देखने को मिलता रहे। और आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया है कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो आज का जो प्रोग्राम है उस पर जस्ट 2 बातें कि शुरू में हम उनके 4 सीन्स हमने तैयार कर रखे हैं जो कि 5-5, 6-6 मिनट के हैं, बहुत लंबे नहीं हैं। वो आपके सामने परफॉर्म होंगे। उसके बाद हम सारे एक्टर्स को बुलाएंगे, उनसे कुछ एक्टिंग क्लास में क्या होता है उस पर बात होगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको भी मौका देंगे कि आप एक्टर्स से सवाल कर सकते हैं या आप मुझसे सवाल कर सकते हैं एक्टिंग क्लास के हवाले से। और उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आखिर पे हमारे साथ जो यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, जिनमें तौसीक़ हैदर साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियाँ। और उनके साथ इरफान अहमद उर्फ़ी साहब बैठे हैं जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, वो भी हमारे साथ, उनका बड़ा क्या कहते हैं ताउन शामिल रहता है। और इस दफ़ा उन्होंने हमें क्लास के लिए अपनी जगह भी ऑफ़र की थी जिसको हमने कबूल नहीं किया अभी तक, लेकिन हम कभी ना कभी ज़रूर वहाँ पे कुछ सेशन करेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, आप लोगों से ये सारी बातचीत होगी। लेकिन अब हम चलते हैं परफॉर्मेंसेस की तरफ। और जनाब पहली परफॉर्मेंस मैं थोड़ी सी जगह सेट कर लूँ। हमारी क्लास की एक बहुत मासूम सी बच्ची है, उसको देख के ही एक मुजस्सम मासूमियत ख्याल आता है। वो हमारे सामने एक छोटा सा मोनोलॉग पेश करने जा रही हैं। ये मोनोलॉग भी हमारा एक ओरिजिनल हमारा यानी थिएटर वाले की अपने प्रोडक्शन थी, उसमें से लिया गया है। और ये एक पोलियो वर्कर है जो कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घर घर जाती है और उसके साथ क्या होता है ये सिलसिला। अगरचे ये स्क्रिप्ट काफ़ी पुराना है, ग़ालिबन 7-8 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी सोसाइटी है जो इन स्क्रिप्ट्स को पुराना नहीं होने देता, और ये हमारे लिए ज़ाहिर है कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। बहरहाल मैं दावत दे रहा हूँ तंजीना गुल को कि वो आएँ और अपनी परफॉर्मेंस हमारे सामने पेश करें। तंजीना गुल, आपकी भरपूर तालियों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखें भाई, पोलियो के कतरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पोलियो के कतरे, पोलियो के कतरे। 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो कतरे पिलवा लो। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर में कोई 5 साल से कोई छोटा बच्चा है? मैं कतरे पिलाने आई हूँ। नहीं क्या बच्चे स्कूल गए हुए हैं? तो उन्हें बुलाए ना, मैंने आगे भी जाना है। हटे, मैं खुद बुलाती हूँ। बच्चों बाहर आओ भी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी जल्दी आओ। देखो मैं तुम्हारे अंगूठे पे क्या लगाना है, जल्दी आओ। शाबाश। नहीं परवाने, लेकिन क्यों? देखे बच्चों को माजूरी से बचाना है, बहुत जरूरी है। ये पोलियो बहुत फैल रहा है। देखे कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि इसका बच्चा माजूर हो जाए। आप भी तो ऐसा नहीं चाहते ना? बस तो फिर बच्चों को बुलाएं जल्दी से। हाँ हाँ सुन लिया है कि नहीं परवाने, लेकिन क्यों? दवा है इनमें। अरे भाई बच्चों को बीमारी से बचाना है तो दुआ तो देनी होगी ना। वो दुआ नहीं तो फिर कौन सी है? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का नाम मानो भाई। ये सब तुमसे किसने कह दिया? इश्तिहार देखा था? कहाँ? टीवी पे तो रोज इश्तिहार चल रहे हैं कि कतरे पिलाओ। तुमने ये कतरे ना पिलाओ वाला इश्तिहार कहाँ से देख लिया? घर पे फेंक के गए थे। अच्छा समझ गई। देखें भाई ऐसे पैम्फलेट और जगहों पे भी डाले गए हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों को कतरे पिलाती हूँ। लेकिन जब मेरे बड़े बेटे की टांगे रह गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तभी से मैं इस काम पर हूँ। मैंने अपने ही नहीं औरों के बच्चों को भी बचाना है। जल्दी करें, जल्दी करें। ये क्या? अब मैं
मियां हरम, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का कि उसने अपना पूरा मामला काम कर लिया। ये सपोर्ट बहुत क्रूशल होती है। ऐसे मौके पे अगर वो एक दफ़ा रुक गया काम तो फिर बहुत ख़राबी होती है। मेरा ख्याल है कि वो अब आइंदा कभी नहीं रुकेगी, और इस सपोर्ट के लिए मेरी तरफ से आप सब अपने लिए बहुत भरपूर सी तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेक्स्ट हम आपके सामने सीन पेश करने जा रहे हैं, ये एक कम्युनिटी थिएटर हमने किया था, उसमें से लिया गया है, जिसका उन्वान था कानून होना चाहिए। सो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हमसे रब्ता किया गया था कि एक प्ले तैयार करें जिसमें चूँकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस को कोई जुर्म नहीं समझा जाता, तो उस हवाले से था। और उसमें क्या हो रहा है वो आपके सामने खैर पेश किया जाएगा। जो लोग पेश कर रही हैं वो है फरहान और नायरा। देखिए ना सर जी, मुझे बड़ा तजर्बा है, 12 साल से पुलिस में हूँ। ये जो लड़कियों के अगवा के केस होते हैं जी, इनमें से 90% झूठ होते हैं। ये लड़कियां बात सुनती नहीं और घर से भाग जाती हैं, वालिदैन भी ख्याल नहीं करते। बाद में हमें मुसीबत डाली हुई होती है जी कि लड़की अगवा हो गई है। अब इसमें देखें ना जी, पुलिस क्या करे, 12 साल का तजर्बा है। आपने एक मिनट है, सब्र कर। हम बड़ी मेहनत करके लड़की को बाजियाब कराते हैं और बाद में वो थाने में जाके बयान दे देती है जी कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और अब हमने शादी कर ली है। अब इसमें देखें ना जी, पुलिस क्या करे, 12 साल का तजर्बा है। पर थानेदार साहब, वो एक मिनट तक दिसदा नहीं। ओ नहीं जी, थाने में एक काकी जी आ गई है। बहरहाल तुसी उन्होंने थाने में भिजवा देना, FIR दर्ज कर लूंगा मैं। पर मेरा 12 साल का, ठीक है जी, तुसी उन्होंने भिजवा देना, FIR दर्ज हो जाएगी, मेहरबानी। FIR तो जरूर दर्ज होगी, आखिर नौकरी नहीं करनी। 12 साल का तजर्बा है, क्या मुसीबत है? मैंने रपट लिखानी है। वो तू रपट लिखानी है? जी। क्या हुआ है? वो मेरे अब्बा ने, किसी ने तेरी कुल्फी छीन ली है और जरूर तेरी पेंसिल तोड़ दी होगी। हाँ नहीं, तेरा शार्पनर चोरी कर लिया होगा। 12 साल का तजर्बा है, अभी कोई बच्ची रिपोर्ट लिखवाने नहीं आई, तू क्या कर रही है इधर? नहीं थानेदार साहब। क्या नहीं? मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को बहुत मारा है आज फिर से। लो जी, ये कौन सी नई बात है? मेरा अब्बा भी मेरी अम्मा को बड़ा मारता था, पर मैं तो कभी थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं गया। कि तू किधर से आ गई है? तो जब आपका अब्बा आपकी अम्मा जान को बहुत मारता था, तो आपको गुस्सा नहीं आता था? गुस्सा? क्या याद करा देता है मैनू। बचपन से देखता आ रहा हूं, बड़ी मार पड़ती थी। डर तब भी लगता था, डर आज भी लगता है जी। तो क्या आप भी अपनी बीवी को ऐसे ही मारते? बीवी? ये तो मेरी बीवी के बारे में क्यों बात कर रही है? ये किस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है तूने? है मुझे लगता है तू कोई गैर मुल्की एजेंट है और तू यहाँ पे हमारे सरकारी राज चोरी करने आई है। जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो आप लोग रपट लिखते हो ना, और मार कुटाई करने वाले को जेल में भी बंद करते हो। मेरा अब्बा भी मार कुटाई करता है, उसे भी जेल में बंद कर दे। तेरा अब्बा? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए तुझे पैदा हुए और तू अपने बाप के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाने आ गई है। 12 साल का तजर्बा है, ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। बस आप रपट लिखे ना। मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को बहुत मारा है आज, फिर उनका खून निकल आया था। चल ओए, चल अपने घर चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप रपट लिखें। ओए, तुझे समझ नहीं आती है एक दफा?
ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अंकल बात सुने ना। ये अंकल शंकल क्या लगाया हुआ तूने? तुझे पता है कि कानून की किताबों में मियाँ बीवी की लड़ाई की रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकती। लगता है रिपोर्ट मेरे अब्बा ने बहुत मुझे लगता है कि तुझे ही अंदर करना पड़ेगा। तो तू चल मेरे साथ इन हवालात में चल चल आज। तूने क्या किया? बात तो सच्ची कर गई है जाते जाते। बचपन में जब मेरा बाप मेरी माँ को मारता था तो मैं भी तो डर जाता था, और आज जब मैं अपनी बीवी को मारता हूँ तो मेरे बच्चे भी तो डर जाते होंगे ना। 12 साल का तजर्बा है, पर ये बात मेरी अकल में कभी नहीं आएगी। जी, ये थे फरहान और नायरा खान जो आपके सामने एक सीन पेश कर रहे थे। जो अगला सीन हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है मंटो की एक कहानी आखिरी सल्यूट से। और आखिरी सल्यूट की कहानी मैं नहीं सुनाता, मेरा ख्याल है हम सीन ही देखते हैं। ये सीन हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं अब्दुल्ला और शफात साहब। अब्दुल्ला और शफात के लिए बहुत सारी कहानी। ओए चूचे, तू गोली चलाएगा तो मैं ते छंका मचाने आया इधर। मेरा निशाना बहुत पक्का है। पर तू खुद बहुत कच्चा है, रंगरूट लगता है। राम सिंह से मुकाबला न कर, मारा जाएगा। सॉरी सर, अंधेरे में बचाना नहीं। ओए अंधेरे का कसूर नहीं है चूचे, तू घबराया हुआ है। मेरी आवाज भी नहीं पहचान सका? नहीं सर, पहचान लिया था बस जरा। चल ठीक है ठीक है। सर जी, आप वहां क्या कर रहे थे? उधर किधर निकल गया था? उधर सर जी, दुश्मन के इलाके में। ओए सुअर के नल, ओए तू दुश्मन के इलाके में निकल गया था राम सिंह? वो भी एक बंदूक, 4 कारतूस लेकर। शुक्र है सर जी, सही सलामत वापस आ गए। ओए कोई नहीं, इधर कोई दुश्मन का मोर्चा नहीं है। पता नहीं किधर भाग गए सुअर के बच्चे। नहीं सर जी, आप इस महाज पे नए हैं। वो सामने वाली पहाड़ी है ना, वो वाली जी, वहां पे बहुत सख्त लड़ाई चलती है कब्जे के लिए। दुश्मन के सिपाही हैं वहां पर। अच्छा जी। तू कब से है इधर? जी 1.5 महीना हो गया। अच्छा चल ये बता, तेरे पास पानी है? पानी तो नहीं है, यहाँ पीछे एक चश्मा है, अगर आप कहते हो तो मैं बोतल भर लाता हूँ। तो अब मेरा वतन बस यहीं तक, इसके पार वो सामने पहाड़ी, वो अब मेरा वतन नहीं रहा। और उस पहाड़ी के परे दूर उधर झेलम और चनाब के दरमियान मेरा गांव नहीं रहा। वो इलाका हिंदुस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान बन गया, दुश्मन मुल्क। ओए राम सिंह, जिस धरती पे तू पैदा हुआ, पला बढ़ा, जिसने तुझे जवानी दी, तेरे खून को गर्मी दी, वो धरती अब तेरी मां नहीं रही, दुश्मन मुल्क है। ये बंदूक उठा, इस धरती पे गोली चला दे। नहीं सर जी, होश करें, होश करें। क्यों, तू कौन है?
लाखा, नाम तो तेरा मुस्लिम वाला है, तू इधर क्या कर रहा है? उधर क्यों नहीं गया? होश करें सर जी, मैं आपका सिपाही हूं, मुझे दुश्मन की गोली से मरने दें। तो फिर बता, उधर क्यों नहीं गया? इधर क्या कर रहा है? क्या करता उधर जाकर? उधर कौन सी मेरी माँ के जने बैठे हैं, उधर भी तो यही मारा मारी है। आपको क्या मिल गया उधर जाकर? बताया ना क्या मिला? ये बंदूक मिली है और 4 कारतूस भी है मेरे पास। मेरे पास भी यही बंदूक है। इधर ठहर गया तो इधर वालों ने बंदूक दे दी, उधर चला जाता ना तो उधर वाले इसी मार्के की, इसी शक्ल की, इसी छाप की बंदूक मेरे हाथ में दे देते। बस फिर मैं आपका सिपाही ना होता, दुश्मन का सिपाही होता। फिर मैं उस धरती की हिफाजत करता जहां आप पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए। बस कर दे लाखा, बस कर दे। मेरा दिमाग घूम गया, हालात ने घुमा के रख दिया है। इधर तो मैंने अपने घर की 2 ईंटें भी नहीं चुनी। इधर की हवा और पानी का मजा भी मेरे मुंह में ठीक तो नहीं बैठा, लेकिन ये अब मेरा वतन है। उधर वालों ने तो मेरे घर के एक एक फर्द को चुन चुन कर मारा है। इस तरह चुन चुन कर तो दुश्मन ही मारते हैं ना लाल खां। बख्शा तो इधर वालों ने भी नहीं है किसी को। अगर मैं फौज में ना होता तो अपने बाकी के खानदान की तरह मारा जा चुका होता। क्या फायदा दिल जलाने का सर जी? सियाने कहते हैं ज्यादा सोचने से ना दिमाग की बवासीर हो जाती है। दिमाग की बवासीर? वाहे गिरू कृपा करे, ऐसी मौत ऐसी गंदी बीमारी से ना होगी। अपनी मौत दुश्मन की गोली से होगी सर जी। ओए घंटा समझ नहीं आती, दुश्मन कौन है दोस्त कौन है। चल वापस अपने मोर्चे पे चलते हैं। चले। और याद आया। ओए अब कौन सा तुम्हार का खोता याद आ गया तुझे? नहीं वो ये कुछ कारतूस रख ले, मेरे पास 18 के 18 पड़े हैं। ओए तुम लड़ाई किस चीज से लड़ते हो जो सारे कारतूस पड़े हैं? लड़ाई में हम कारतूस ज़ाया नहीं करते सर जी, दुश्मन को ना गंदी गालियां दे देते हैं। ओए सुअर के नल, ये कश्मीर की लड़ाई है कि मोहल्ले की जनानियों की? जंग में सब कुछ जायज है सर जी। चल अपने मोर्चे पे चलते हैं। आ जाएं। जनाब, अब्दुल्ला और शफात का कैसा लगा काम आपको? बहुत शुक्रिया। आखिरी सीन जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये हमने लिया है उदास नस्लें से। अब्दुल्ला हुसैन का बहुत मशहूर नावल है उदास नस्लें। इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि महिंदर और नईम दोनों एक ही गांव से हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे गांव में। लेकिन उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो वो दोनों जो फोर्सेबली भर्ती किए गए थे लोगों को, उसमें वो फ़ौज में यानी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भर्ती हो गए और वो महाज पे चले गए। उनके दरमियान इस अरसे में 4-5 साल कोई मुलाकात नहीं हुई और फिर इत्तेफाक से 5-6 साल के बाद फ्रांस में ही छुट्टियां उनको जो थोड़े देर के लिए मिलती थी ना, हफ्ते भर की या इस तरह की, तो इस तरह की कोई छुट्टी पे वो फ्रांस के किसी शहर में इत्तेफाक से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है वो हम आपको इस सीन में दिखाते हैं। सो हमारे सामने ये सीन आपके सामने पेश कर रहे हैं तैयब और शाहरुख। बहुत सारी तालियां।
तुम जख्मी हुए थे? नहीं हुए। फिर क्या है, बीमार हो? और मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो, तकलीफ पहुंची है मुझे ये देखकर। महेंद्र देखो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? तुम मुझे बिल्कुल एक मुर्दा आदमी जैसे दिखाई दे रहे हो। वो क्या पूछते हो यार? वो मुझे कुछ नहीं पता। महाज पे बहुत ज्यादा खून देखे हैं, बस सिर्फ थक गया हूँ बहुत ज्यादा। तुमने बहुत खून किए हैं। क्यों? वो तुमने नहीं किए? मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे। क्यों यार? वो क्या तुमने खून महसूस नहीं किया अपने अंदर यहाँ? वो क्या तुमने आसानी से? मगर महेंद्र, तुम तो इतनी आसानी से कत्ल कर सकते थे। याद वो और बात थी। वो एक चूहा भी अपने भाई अपने खानदान का बदला ले सकता है, मगर यहां बिल्कुल दूसरी बात है। कत्ल। किसी ने हमारे भाई का खून किया तो और बात होती है। हमारा खून जोश मारता है, हम तैयारी करते हैं। वो मगर यहां वो जैसे गली के किसी हमारा कुत्तों को मार दिया, बस मार दिया। लेकिन इसकी एक हद होती है। आखिर हम तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं हम। तुम्हें पता है हम क्यों लड़ रहे हैं? जर्मनों ने हमला किया है। कहां? हमारे गांव पर? यहाँ फ्रांस पर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हम किस लिए आए हैं यहाँ? जर्मन अंग्रेजों के दुश्मन है और अंग्रेज हमारे मालिक। हमारे मालिक चौधरी साहब हैं, मैं इतना जानता हूँ। अंग्रेज चौधरी साहब के भी मालिक हैं, चुनाचे तो हम। कितने मालिक हैं हमारे? एक दफा में बताओ यार। या तो हम मर जाएंगे या वापस लौट जाएंगे, और यहाँ पे किसी ने नहीं रहना। तो क्या हम अपनी फसलें खेतों में छोड़कर इसलिए यहाँ आए थे कि सैकड़ों लोगों की जानें लें और इस गंदगी में लौटे? मुझे अपने आप से बू आ रही है। जुओं ने मेरे सर में सुराख कर दिए। तंग आ गया हूं यार। तुम्हें पता है, हमने अभी एक गांव फतह किया। वहां एक औरत मेरे हाथ लगी। 4 दिन वो मेरे कब्जे में रही, लेकिन डर के मारे मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो इतने दिन से मैंने दूध लस्सी कुछ नहीं पिया, गुड़ सवारी नहीं की, मैं नहाया नहीं, मैं खत्म हो चुका हूं। नहीं, तुम्हें पता है यहाँ शहरों में कब्रिस्तान होते हैं, यहाँ पे इंसान दफन किए जाते हैं, उनके कतबे भी लगे होते हैं और मौत की तारीखें भी लिखी होती हैं। यहाँ की जंगों में लोग चूहों की तरह नहीं मरते और इनकी इज्तिमाई कब्रें भी नहीं खोदी जाती।
अपना अपना मुकद्दर है यार बस। लेकिन एक बात अच्छी हो गई आज, हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो गई, खुशी हुई। कौन कब मर जाए क्या पता। खुदा हाफिज़ यार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। आ जाए। जी, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं सारी टीम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। माइक इनको दे दो। एक और भी कोई दी। अच्छा वो मुझे दे दें। चलो ठीक है, ओके। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी भरपूर तालियों का, आपकी दाद का, आपकी हौसला अफजाई का। हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि असल में मेरे जहन में ये ख्याल इस तरह से आया कि बहुत सवाल आते हैं कि एक्टिंग क्लास में क्या होता है। एक्टिंग क्लास एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सवाल बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ज़रा हम स्टूडेंट्स से आपकी बात करवा दें कि क्या होता है एक्टिंग क्लास में। अच्छा, थोड़ा सा हम ज़रा तरतीब से चलने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल, और ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का हर बंदा जवाब दे, हमारे पास वक्त कम है। पहला सवाल ये कि क्या सोच के या क्या ख्याल आया था कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी है? कौन जवाब देना चाहेगा? जो सोचे। अगर बगैर सोचे समझे की थी तब भी कह दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी प्लीज़। जी, मैंने एक्टिंग क्लास इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं खुद से पहले एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह पे काम कर चुका था। तो एज ए डायरेक्टर मुझे ये इम्पोर्टेंट था कि खुद से एक्टिंग आनी चाहिए। तो उस वजह से मैंने फिर एक्टिंग ज्वाइन की और काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रोवाइज जो एक्सरसाइज थी वो मैंने काफ़ी इंजॉय की और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक। नायरा, आप के बारे में सुना है कि आप बहुत अरसे से इस आड़ में थी कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने का मौका मिले, तो वो क्या किस्सा है? थोड़ा सा अगर कोई किस्सा नहीं है, उस वो बचपन से शौक था एक। नहीं मतलब बहुत बचपन, यानी प्ले ग्रुप नर्सरी वगैरह वाला बचपन। तो उसमें शौक था। तो फिर इवेंचुअली मैंने कहा कि छुट्टियों में टाइम मिला फाइनली सीआईज के बाद, तो फिर मैंने कहा कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को माइक दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एक्टिंग क्लास के बारे में। मैं था। तो मुझे ये पता है कि एक दफ़ा आपने किसी शादी पे जाने से इनकार कर दिया था कि मैंने एक्टिंग क्लास नहीं छोड़ के जाना। बताया। वो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी लाहौर में एक शादी थी और जिस आदमी की शादी थी मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं एक्टिंग क्लास में आ जाऊँ। घर की बातें बाहर नहीं करते। वापस दे दो ये। अच्छा, थोड़ा सा अब अगर आप लोग ये बताएं कि एक्टिंग क्लास में क्या होता था, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जो भी आपका एक्टिंग क्लास का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, उस पर जो बात करना चाहे। एक्टिंग क्लास में अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी थी और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ास करके कॉन्फिडेंस के ऊपर जहाँ पे बात आती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे करना चाह रहे होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पा रहे होते।
तो इट हेल्प अ लॉट टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस। और मोस्टली ये हो रहा होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ की वजह से आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देख के आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा कि आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, कीप इम्प्रूविंग। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज मिल जाता है और आपको एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में। फरहान की ख़ास बात ये है कि ये दूसरी दफ़ा इसने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की थी। पहली दफ़ा जब इसने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की तो परफॉर्मेंस वाले दिनों में गायब हो गया था। तो इस दफ़ा आया तो मैंने कहा परफॉर्मेंस के दिनों में गायब नहीं होना, जैसे भी हो करना ज़रूर है, और इसने किया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सो बहुत सारी तालियां इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्टिंग क्लासेस में हमें ये सीखने को मिला है, और मैंने जो इस एक्टिंग क्लास में सीखा है, और मैं सीखने भी यही आया था क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 बैचेस लिए हैं, बट वहाँ पे खैर इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हमारे जो कोच साहब थे सर सफ़ीर, सबसे पहले वो ख़ुद बहुत ज़्यादा सिंसियर थे हमें सिखाने में। ख़ुद टाइम पे पहुँचना, ख़ुद पूरा टाइम देना हमारी क्लास को। बहुत ऐसे कम होता है कि आपको कोच साहब अपने बाकी इम्पोर्टेंस को छोड़कर क्लास में आते हैं। तो इसमें मैंने सीखा, मैंने करैक्टर में इन्वॉल्व कैसे होते हैं, सबसे पहले मैंने ये सीखा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का परफॉर्म किया। मैं शायद इससे पहले मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कुछ किया भी हो या कभी कुछ मिला भी हो तो मैं कभी उसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो पाया हूँ। मुझे इसमें करैक्टर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मुझे इसमें करैक्टर की बैक स्टोरी, ये सब कुछ सीखने को मिला कि हम अपनी एक जो करैक्टर मिलता है उसको हम खुद से डिज़ाइन करते हैं और दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लास ज्वाइन करके। और शायद मैं नेक्स्ट भी क्लास हो तो मैं ज्वाइन करूँगा कि इससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाए सर से। अच्छा, अपना इनका एक एक्सपीरियंस आई थिंक आपसे कहूँगा कि शेयर करें कि जो एक दिन आपको बहुत सज़ा मिली थी, बहुत ज़्यादा वॉक करवाई गई थी आपसे, वो क्या हुआ था? हमें हमारे करैक्टर के हिसाब से हमसे वॉक करवाई गई थी नईम और महेंद्र के। उसमें हम 2 आवर्स मैक्सिमम हम चले थे क्लास के टाइम पे। क्लास से टाइम से पहले हम पहुंच गए थे और हम 2 आवर्स चलते रहे, वॉक करते रहे और विदाउट बात किए। ना हमने कोई प्रैक्टिकल लाइफ पे बात की, ना हमने करैक्टर पे बात की, सिर्फ गुमसुम होकर चलते रहे। देन हमने आके क्लास में परफॉर्म किया। और वो उस दिन पहली दफ़ा बहुत डिफरेंस नज़र आया था। हुआ ये था कि रोज़ाना आते थे और ख़ासा आज आप लोगों ने सीन देखा कि वो काफ़ी स्लो है, स्पेशली ओपनिंग में, क्योंकि वो 5-6 साल बाद मिले हैं। उनके बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो बात कहाँ से शुरू करें। तो एक्चुअली नावल में भी ये है कि वो बहुत देर फिरते रहते हैं और कोई बात नहीं करते, और बहुत देर बाद जाके वो आइस ब्रेक करते हैं, कोई बात शुरू करते हैं। तो इनका जब भी आते थे तो ये फ़ौरन शुरू कर देते थे। तो मैं तीसरी चौथी दफ़ा में तंग आ गया। तो एक दिन मैंने इनको कहा कि क्लास से 2 घंटे पहले आना है और बाहर सड़क पे वॉक करते रहना आप लोगों ने। तो जब आपका सीन आएगा उस वक्त मैं किसी को भेज के बुला लूँगा। और उस दिन इनकी परफॉर्मेंस में इतना मार्क्ड डिफरेंस था, इतना वाज़े फ़र्क था। तो कैसा लगा था वो? सर बहुत अच्छा। मैंने अभी यही बताया पहले वर्ड्स में। शफात आप भी थे इनके साथ, अगर कोई बात करना चाहें। नहीं, सॉरी, शाहरुख। नहीं, वो जो वॉक एक्सपीरियंस है उसके बाद वाकई में पहली दफ़ा कैरेक्टराइजेशन में फ़ील हुआ था कि जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो आपको फिज़िकली आपको वो एक थकावट और एक मायूसी फिज़िकली एक फ़ील होती थी जो कि उन दोनों कैरेक्टर्स का हिस्सा थी। बिकॉज वो एक 2 घंटे की जो एक वॉक जिसमें आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ उन कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को फ़ील करना है, वो इट वाज अ बिग एक्सरसाइज और दैट वाज आई थिंक द बिग चेंज जहाँ मुझे वाकई फ़ील हुआ था कि अब वी कैन फील द सीन जब हम कर रहे थे प्रॉपर्ली। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हम इस गुफ्तगू को बहुत लंबा नहीं करते। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं एक्टर्स से या मुझसे तो 2-3 सवाल हम ले लेते हैं और उसके बाद हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। कोई सवाल है? जी, एक माइक दीजिएगा इन्हें। अच्छा, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। I just want to appreciate all of the actors, especially Lal Khan and Naira, and I think we are privileged. Islamabad में हम रहते हैं. We have Safir, people like you and Ma'am Fiza around us. मेरी एक suggestion है, because हम आपको काफ़ी देखते रहते हैं ब्लैक होल पे भी and इसके अलावा भी, क्योंकि हम एक अरसा हुआ है हम आर्ट से अदब से दूर हैं,
तो इस तरह की थिएटर परफॉर्मेंसेस या मुशायरा या महफ़िल मौसीकी हमारे कल्चर से ख़त्म हो चुकी है। सो वी आर नॉट हम उस तरह इस तरह की महफ़िलों को एक्सपीरियंस करने के हमें सलीका उस तरह नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुशायरे में बैठे हैं तो हम हूटिंग करेंगे या कुछ इस किस्म का, या थिएटर हम एक्सपीरियंस करें क्योंकि ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। सो इट्स अ सजेशन कि अगर मुमकिन है तो हमारी थोड़ी सी हम ऑडियंस की एक इस तरह की कोई वर्कशॉप आप रखें जिसमें हमें थोड़ा सा मुहज़्ज़ब बनने की या बताने की थोड़ी सी। जी थैंक यू। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं तंजीना को बहुत सारी शाबाश देना चाहती हूँ। वो इसलिए कि मैं एक दफ़ा स्टेज पे टैबलो होता था स्कूल में और मैं सिंगिंग करती थी और मैं भूल गई थी, राइट, और मैं भूल ही रही और वो सारे के सारे एक्टर बेचारे स्टिल होके खड़े रहे कि या अल्लाह ये बोलेगी तो हम आगे चलेंगे। बट ब्रेव ऑफ यू, वेरी ब्रेव ऑफ यू। जी कोई और सवाल, कोई बात? सो मच सर, ऐसा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टू अटेंड योर फंक्शन और दिस टैबलो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हद तक सीरियस भी हो सकते हैं इस एज में। और मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि इज़ देयर एनी एज लिमिट टू लर्न दिस कोर्स? नहीं, मैं यूजुअली 15-16 साल से कम उम्र बच्चों के साथ काम नहीं करता। अच्छा। लेकिन वो भी हमारे पास अगर बच्चों का केस हो तो इमरान और फिजा जो है वो बच्चों की वर्कशॉप्स करवाती हैं। मैं यूजुअली एडल्ट्स की करवाता हूँ। सो 15-16 के बाद कोई लिमिट नहीं है। शिफात आपकी क्या उम्र है? मैं तकरीबन 200 साल का हो गया हूँ। ये आज ही हुआ है। जी 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 प्लीज़। सफ़ीर, आपने तंजीना के बारे नहीं पूछा कि तंजीना को कि वो क्यों आई है, क्यों एक्टिंग कर रही है, किस मैंने सवाल सबसे पूछा था जिसने हाथ खड़ा किया, जिसने मांगा हमने। तो तंजीना कुछ कहना चाह रही हैं तो ज़रूर। चलो बताओ तंजीना कि तुम क्यों आई हो? मुझे एक्टिंग क्लास का ज़्यादा शौक था, मतलब एक्टिंग का, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरे में इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी सर से सीखना चाहती हूँ आगे भी। आप सबके सामने आ गई है, it's a great achievement। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग उस तरफ फिर तशरीफ़ ले जाएं। मैं अपने 2 ख़ास मेहमानों को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, तौसीक हैदर साहब और इरफान अहमद उर्फ़ी साहब। कैसा लगा? जी सर्टिफिकेट्स देने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में सबसे पहले आ रहे हैं शफात रसूल। तैयब अली। आप इसमें स्विच कर लीजिए। तंजीना गुल। अब्दुल्ला बिन इश्तियाक।
शाहरुख मदनी। नायरा अजहर खान। फरहान अली नूर। और आखिर पे मैं दोनों अपने ख़ास मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना थोड़ा सा कैसा लगा आपको, मतलब मेरी तारीफ़ कर दें थोड़ी सी। नहीं ज़रूर। पहली बात तो ये है कि ये सेकंड टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है आप लोगों को। एक ही बात है। तो ये है कि नहीं सफ़ीर, मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को भी। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप फिर भी जैसे तैसे इस शहर खामोशा में आप लगे हुए हैं, कोई ना कोई शोर डाल लें। तो और मैं समझता हूँ कि थिएटर फ़िज़ा भी बैठी हुई हैं, सब जानते हैं और भी बहुत से लोग, कि वो कम्युनिकेशन है, वो एक लाइफ स्टाइल है। सिर्फ यही कि 2 घंटे की क्लास में आपने कुछ नहीं सीखना, आप वो अदरवाइज़ आपकी अपनी ज़िंदगी में कैसे वो कम्युनिकेशन है, आप कैसे स्पेस दे रहे हैं दूसरों को बात सुनने का, बात करने का, अपना क्लू कैसे लेना है, क्यू कैसे देनी है, तो डायलॉग कैसे आगे बढ़ाना है, और बॉडी लैंग्वेज क्या है, गुफ्तगू कैसे करनी है। तो ये और बहुत ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक अपब्रिंगिंग है पर्सनालिटी की, तो जिसमें आप बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो एक फ़न भी है, और दोनों फ़न FUN भी और बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो सबको जिन्होंने परफॉर्म किया, और जो देखने आए हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। अगेन जो इरफान भाई ने बात की, सफ़ीर और फ़िज़ा जो है इस मतलब कारवां को आगे बढ़ाए हुए हैं। अच्छा, मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब मेरी उम्र तकरीबन 55 बरस है और मुझे 35 साल हो गए हैं थिएटर और टेलीविज़न और रेडियो की दुनिया में। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, फ़िज़ा बैठी है इनके सामने, छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन थिएटर के अंदर जो मोनोलॉग है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब आप स्टेज के ऊपर अकेले हों और कोई आपको क्यू देने वाला ना हो। तो मेरा ख्याल है कि तंजीना गुल के ऊपर सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी डाली गई थी कि उसको सबसे पहले एक तो पहला फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन आपको स्टेज पे धकेल दिया जाए, और ये सबसे मुश्किल काम होता है, उसको हम कहते हैं स्टेज ओपन करना। तो तंजीना ने आज स्टेज ओपन किया और सबसे मुश्किल काम था, और साथ में क्यू देने वाला कोई नहीं था। और आखिर में जब उसने देखा ना आपका कोई हाथ पकड़ के घसीट रहा है ना कि आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो ना अब ये सॉरी आपकी उम्र का तकाजा नहीं, आप के साथ ये सब किया जाए, लेकिन मैंने सुन रखा है कि आप जिम जाते हैं तो मेरा ख्याल था कि आप सह जाएंगे ही, और अच्छा है। लेकिन अगर आपका कोई हाथ पकड़ नहीं रहा और आप एक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई घसीट रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट तंजीना डिड एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। उसके बाद उसका गोली खाना और गिरना, तो आई थिंक आज के सब परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन शुरू में जो थोड़ा सा लड़खड़ाई तंजीना, लेकिन उसके बाद उसने कितना अच्छा निभाया। आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, अब बाकी साथी जो हैं हर एक ने अपना किरदार कितना अच्छा निभाया आप सभी ने देखा, लेकिन मेरे ख्याल में इरफान खुसट साहब जो थिएटर के गुरूज़ में से हैं पाकिस्तान के, एक दफ़ा मैं टेलीविज़न पर उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा एक्टिंग क्या है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उनका एक्टिंग ना करना एक्टिंग है, कि आप जब स्टेज के ऊपर हैं तो लगे ना कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। तो ऐसे में मुझे एक भाई का नाम मुझे याद है, एक का नाम मुझे याद नहीं है, एक का किरदार याद है, जो हमारे खैर वो एक ही एक्ट था वो जिसमें शफात
शफात और अब्दुल्ला, आई थिंक दोनों की एक्टिंग में ना वो था कि एक्टिंग नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा था। हालांकि कितना छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल है 13-14 साल का है, बड़ा है, जो कह रहा है मैं 200 साल का हूँ। ही वॉज सो नेचुरल, उसका स्माइल बड़ा नेचुरल था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेचुरल थी। तो आप सब जो यहाँ पे थिएटर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो मुझे बताया सफ़ीर ने कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बैठे हुए, एक्टिंग ना करना एक्टिंग है, बस इसको अगर आप याद कर लेना तो आई थिंक दैट इज़ द की। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अब्दुल्ला स्पेशली एंड शफात, उनका मुझे एक्ट बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं तकाबुल का जायज़ नहीं हूँ, मेरे ख्याल में मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, आपका मुकाबला अपने आप से होना चाहिए। लेकिन मुझे सफ़ीर ने कहा था कि आपने बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो आई थिंक अब्दुल्ला और शफात वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके अलावा सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आखिरी चीज़ ये कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी फ़िज़ा और सफ़ीर की कि इन्होंने पूरा ड्रामा पेश नहीं किया, एक एक सीन जो अपने अंदर ही मुकम्मल एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस थी। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। और ये कि अदब से जुड़ें, किताबों से जुड़ें। क़ुर्रतुल ऐन हैदर को आज हमने परफॉर्म होते देखा, मंटो को हमने परफॉर्म होते देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने जो हाँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जदीद अदब है उसमें से भी कुछ चीज़ें निकालें। और आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट, क्योंकि मैं आजकल जो यंग जो मिलेनियल्स जो लिख रहे हैं इस वक्त, ये बच्चे जो लिख रहे हैं उर्दू अदब में, मैं उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ आजकल। हमने तो पढ़ लिया अपनी जवानी में इन सबको, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को, अब्दुल्ला हुसैन को, मंटो को, लेकिन मैं आजकल कराची में, विहाड़ी में, सरगोदा में, लाहौर में जो अदब तख्लीक हो रहा है, जो लिटरेचर तख्लीक हो रहा है, जो ये बच्चे इस उम्र के बच्चे लिख रहे हैं सफ़ीर, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरा ख़्याल है वो आने वाली नस्लों का अदब वही है, तो हमें उसको भी पढ़ना चाहिए और हमें उसको भी इनेक्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, आप सब आज यहाँ आए और आप लोग हमारी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। आपको पता है कि थिएटर करना कितना मुश्किल है इस मुल्क में, इस शहर के अंदर, और लोग कितनी मुश्किल से निकलते हैं। ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि थिएटर सीज़न जो हमारा होता है, गर्मियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क में गर्मी में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। और हमारा जो आजकल वेन्यू है वो ओपन एयर है, क्योंकि हम गरीब हो गए थे पैंडमिक के दौरान, तो हमारे पास अब जो वेन्यू मौजूद है वो है बड़ा अच्छा, बन्नी गाला में है। वहाँ पर अब आइंदा 2 महीनों में जो जो कुछ होने जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, इन द सेंस कि हम फैसला कर चुके हैं वो कब होंगी। तो प्लीज़ डू कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड वी वुड लव टू सी यू देयर। एक तो 21 अक्टूबर को इम्प्रोव का एक शो होगा। एक फुलब्राइट स्कॉलर हैं जिम रॉबिन्सन के नाम से, जो कई दफ़ा आ चुके हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारी इम्प्रोव टीम के गुरु हैं। उनके साथ एक शो हमने रखा हुआ है, वो 21 अक्टूबर सैटरडे वो होगा। उसके बाद नवंबर के एंड में हम काम कर रहे हैं आजकल बेल्जियन एम्बेसी के साथ। बेल्जियन प्ले राइट हैं मॉरिस मेटरलिंक, उसके 2 1 एक्ट प्लेज हैं जो उर्दू में परफॉर्म होंगे। वो बेल्जियन एम्बेसी के लिए परफॉर्म होंगे एक दफ़ा PNCA में, और फिर वो हमारी स्पेस पर परफॉर्म होंगे ओपन पब्लिक के लिए। तो प्लीज़ ये 2 चीज़ें हैं जो इमीडिएटली आइंदा 2 महीने में आ रही हैं। तो वी वुड लव टू सी अ लॉट ऑफ यू देयर। थैंक यू सो मच। जी, फॉर्मली हम इस इवेंट को क्लोज़ कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, थिएटर वाले के नाम से पेजेस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे। और अगर मुझे फॉलो करना है तो सफ़ीर द एक्टिंग कोच के नाम से मेरे पेजेस भी हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।